नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा लगभग 3,500 साल पीछे, वैदिक काल में। लेकिन रुकिए, ये कोई बोरिंग हिस्ट्री क्लास नहीं होने वाली। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये प्राचीन युग, ये पुराना दौर हमारे आज के मॉडर्न समाज के लिए एक आईने का काम कर सकता है। एक ऐसा आईना जो हमें हमारे अपने उसूलों पर, हमारी अपनी वैल्यूज पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि वक्त के साथ हम बेहतर होते गए हैं, कि तरक्की हमेशा आगे की तरफ ही होती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों में हजारों साल पुराना समाज हमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव, ज्यादा आगे की सोच वाला रहा हो? यही सवाल आज के हमारे सफर का सेंटर पॉइंट है, जो हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगा। तो बात को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। वैदिक काल से ठीक पहले थी सिंधु घाटी सभ्यता। ये एक शहरी अर्बन सिविलाइजेशन थी। माना जाता है कि ये एक मात्र सत्तात्मक समाज था, मतलब यहाँ शायद औरतों का ज्यादा दबदबा था। फिर आर्यों का आगमन हुआ और उन्होंने एक अलग तरह के समाज की नींव रखी, जो ज्यादातर ग्रामीण था और पितृसत्तात्मक था, जहाँ पुरुषों की भूमिका ज्यादा अहम थी। ये एक बहुत बड़ा कल्चरल शिफ्ट था जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य तय कर दिया। तो चलिए अपने पहले बड़े टॉपिक में कदम रखते हैं, सोसाइटी यानी समाज। हम सीधे सीधे वैदिक समाज का ढांचा देखेंगे और उसकी तुलना आज के दौर से करेंगे। और हो सकता है कि जो बातें सामने आएं वो आपको न सिर्फ हैरान करें, बल्कि आज की हमारी कई सोच और धारणाओं को चैलेंज भी कर दें। वैदिक काल के बारे में जो सबसे चौंकाने वाली बात है, वो ये नहीं कि वहाँ क्या था, बल्कि ये कि वहाँ क्या नहीं था। सोचिए, उस दौर में बाल विवाह का कोई जिक्र नहीं मिलता, औरतों के लिए पर्दा प्रथा नहीं थी, और सती प्रथा जैसी खौफनाक रस्म तो बिल्कुल भी नहीं थी। और तो और, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। जिस समाज में आगे चलकर विधवाओं की जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई, उसी समाज में एक दौर ऐसा था जब विधवाओं की दोबारा शादी न सिर्फ मुमकिन थी, बल्कि एक नॉर्मल और समाज में स्वीकार की जाने वाली बात थी। ये उस जमाने में औरतों के अधिकारों को लेकर एक कमाल की प्रोग्रेसिव सोच को दिखाता है। तो फिर समाज का स्ट्रक्चर कैसा था? ये वर्ण व्यवस्था पे आधारित था। अब यहाँ एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। इसे बाद में आई जन्म पर आधारित कट्टर जाति व्यवस्था से कंफ्यूज मत कीजिएगा। वैदिक काल में आपका वर्ण आपके जन्म से तय नहीं होता था। ये आपके कर्म, आपके काम, आपकी स्किल से तय होता था। ये थे वो 4 मुख्य वर्ण: ब्राह्मण, जिनका काम था शिक्षा और ज्ञान देना; क्षत्रिय, जो रक्षक थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे; वैश्य, जो व्यापार और कॉमर्स संभालते थे; और शूद्र, जो सेवा और मेहनत का काम करते थे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिस्टम बहुत लचीला था। अगर किसी ब्राह्मण का बेटा व्यापार में अच्छा है तो वो वैश्य बन सकता था। मतलब आपकी पहचान आपके काम से थी, आपके खानदान से नहीं। अब जरा खास तौर पर महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देते हैं, क्योंकि शायद यही वो पहलू है जो वैदिक समाज की प्रगतिशील सोच का सबसे बड़ा सबूत देता है। जरा सोचिए, वैदिक काल में महिलाओं को वो आज़ादी हासिल थी जो बाद के दौर में कहीं खो गई। इंटरकास्ट मैरिज की इजाज़त थी, शादी के लिए उनकी मर्जी को अहमियत दी जाती थी, और तो और उनके पास ये चॉइस भी थी कि वो चाहें तो जिंदगी भर शादी ना करें और अमाजू बनकर एक स्कॉलर, एक ज्ञानी की जिंदगी जिएं। और अगर किसी को महिला बौद्धिकता यानी विमेन इंटेलेक्ट का सबूत चाहिए, तो महान दार्शनिक गार्गी से बेहतर मिसाल क्या हो सकती है। उन्होंने राजा जनक की भरी सभा में उस दौर के सबसे बड़े ऋषि याज्ञवल्क्य को खुलेआम चैलेंज किया। उनकी बहस वक्त, स्पेस और आत्मा जैसी गहरी फिलोसॉफिकल बातों पर हुई थी। ये उस दौर में महिलाओं की बौद्धिक ताकत का एक जबरदस्त प्रदर्शन था। तो समाज की बात तो हो गई, लेकिन अब जरा उन दार्शनिक विचारों को देखते हैं, उस फिलॉसफी को समझते हैं जिस पर यह समाज टिका हुआ था। वैदिक सोच का जो निचोड़ है, जो सार है, वो मिलता है उपनिषदों में। इस शब्द का मतलब ही है पास में बैठना। ये दिखाता है कि ज्ञान कैसे दिया जाता था, गुरु के कदमों में बैठकर, सीधे उनसे सवाल जवाब करके। ये कोई सूखी थ्योरी की किताबें नहीं हैं, बल्कि ये जिंदगी से भरे डायलॉग्स और गहरे सवालों के जवाब हैं। माना जाता है कि कुल 108 मुख्य उपनिषद हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये उस विशाल और गहरे ज्ञान के भंडार को दिखाता है जिसे सदियों में जमा किया गया है। इसमें जिंदगी, मौत,
चेतना और ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों पर विचार किया गया है। उपनिषदों का शायद सबसे मशहूर सिद्धांत है सत्यमेव जयते, मतलब हमेशा सच की ही जीत होती है। ये विचार इतना ताकतवर है कि आज भी ये हमारे मॉडर्न इंडिया का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य यानी नेशनल मोटो है। ये हमें याद दिलाता है कि आखिर में सच ही सबसे ऊपर है। एक और गहरा विचार है तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलो। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये अज्ञान पर ज्ञान की और निराशा पर उम्मीद की जीत के लिए इंसान की एक यूनिवर्सल इच्छा को दिखाता है। ये ज्ञान की लगातार खोज करने का एक बुलावा है। उपनिषद अक्सर कहानियों के जरिए बहुत मुश्किल बातें समझाते हैं। इसकी एक जबरदस्त मिसाल है कठ उपनिषद में नचिकेता और यम की कहानी। यहाँ एक छोटा सा लड़का मौत के देवता यम से बिना डरे जिंदगी, मौत और आत्मा के रहस्य के बारे में सवाल करता है। ये ज्ञान के लिए बिना डरे की गई खोज की भावना को दिखाता है। अच्छा, तो ये सारी फिलॉसफी और ज्ञान की बातें आम जिंदगी में कैसे लागू होती थी? इसका जवाब मिलता है 16 संस्कारों में, जो असल में जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल खाका, एक फ्रेमवर्क देते थे। जन्म से पहले से लेकर मृत्यु के बाद तक पूरी जिंदगी को 16 मुख्य संस्कारों या पड़ावों में बांटा गया था। ये सिर्फ खाली रस्में नहीं थीं, बल्कि ये जिंदगी के अलग अलग स्टेजेस से गुजरने का एक स्ट्रक्चर्ड और मीनिंगफुल तरीका था, जो पर्सनल ग्रोथ और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों को इम्पोर्टेंस देता था। जिंदगी के पहले 25 साल ब्रह्मचर्या के लिए थे, यानी स्टूडेंट लाइफ, जिसमें पूरा फोकस सीखने और अनुशासन पर होता था। उसके बाद आता था गृहस्थ आश्रम का समय, जो परिवार बसाने, करियर बनाने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए था। इस पूरे सिस्टम का मकसद था एक बैलेंस्ड जिंदगी के लिए रोड मैप देना। ये पर्सनल ग्रोथ को समाज के प्रति जिम्मेदारी से अलग नहीं करता था, बल्कि ये दोनों को एक पूरी और सार्थक जिंदगी का एक जरूरी और आपस में जुड़ा हुआ हिस्सा मानता था। और बस यहीं पर आकर वो पुराना आईना हमें हमारा आज का चेहरा दिखाता है। वैदिक सोच ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां किसी इंसान की कीमत उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से, उसके काम से आंकी जाती थी। और ये हमें आज खुद से ये पूछने पर मजबूर करता है, हमारी इस मॉडर्न दुनिया में हम एक दूसरे को असल में किस तराजू पर तौलते हैं? क्या वो हमारी दौलत है, हमारा बैकग्राउंड है, या फिर हमारे काम है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस प्राचीन आईने से आज भी हमें घूर रहा है। इस सफर में शामिल होने के लिए शुक्रिया।